नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी सेकुलर लोकशाही आंदोलन का गुरुवारी मीटिंग में सबको स्वागत। इस बार हमारा जो विषय है, चर्चा की विषय है जो है सावित्रीबाई फुले। 10 मार्च सावित्रीबाई फुले उनकी 125वीं वर्ष का स्मरण वर्ष है। आज उनको हम याद करेंगे। और ये ऐसी महिला थी, जब आप सुनेंगे प्रकाश भाई शाह से, बाद में मीनाक्षी बहन से, तो कितना बड़ा विराट फलक पर उन्होंने उस जमाने पे काम किया। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी में समाज सुधार का आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक कोशिश जारी रहती है। हम लोग राजा राममोहन राय, विद्यासागर, नर्मद, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे जिन लोगों ने समाज सुधारा में को आगे चलने के लिए जी जान से संघर्ष किया, उसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। उसकी भाग रूप में हम चर्चा कर रहे हैं, खास करके महिला समाज सुधारक। ये आपको हमारा देश में विरल है, कम है। और सावित्रीबाई फूले एक, क्या कहें हम, सिर्फ ज्वेल, एक्चुअली एक ज्वेल है। तो उसके बारे में आज चर्चा होगी। प्रकाश भाई आज गुजराती में बोलेंगे। बात ऐसा है कि वो तो कब से हिंदी में बोल रहे हैं, तो गुजरात में थोड़ा फुटफाट हुआ। थोड़ा गुजरात में बोलिए प्रकाश भाई, हम गुजराती में सुनना चाहते हैं। तो आज वो गुजराती में बोलेंगे, लेकिन मीनाक्षी बहन हिंदी में बात रखेगी, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और उसका जो आपका जो प्रतिक्रिया है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नमस्ते मित्रों, देश में जेने नवजागृतिना पुरुषाओ पैकी गणाय एवी एक अनन्य शख्सियत ते सावित्रीबाई फूले। आजे एमने विषय अने एमने निमित्ते संकळायेली थोड़ीक वातो एक हृदयनी अंजलिना भावथी अने समाज नवरत्नाना एक सिपाही तरीके करवी छे। थोड़ी इतिहास दृष्टिनी रीते पण एने जोईशुं आपणे। गई काले एटले के 10મી मार्चे एमने बराबर 125 वर्ष बैठू एमना निधन ने 1897 में गया। पण एमने पुरोधा केम कहूँ छूं, आम तो छेल्ला दशकाओमां मोड़े मोड़े पण महात्मा फूलेनुं नाम, ज्योतिबा फूलेनुं नाम देशव्यापी बन्युं छे। एमना समयमां नहोतुं एटલું व्यापक थयुं छे, जेने दलित अने शूद्र जागृति कहीए। एमां आंबेडकरना एक करता जेने अग्रगामी कहीए एवी प्रतिभा महात्मा फूलेनी हती, ज्योतिबानी अने एमना पत्नी। पण ज्योतिबा अने सावित्रीबाई आ दंपतीनुं नाम साथे जरूर लईए, चोक्कस लईए। पण सावित्रीबाईनुं व्यक्तित्व अने अर्पण ए एवुं छे के ज्योतिबानी साथे तेम छतां स्वतंत्र, प्रतिभापूर्ण अने एक निरक्षर सावित्रीने ज्योतिरावे भणावी लग्न पछी। ए जो इतिहास है, तो शिक्षा प्राप्त सावित्री ए सुधाराना क्षेत्र में पतिनी साथे खभे खभो मिलावीने अने केटलीक वार तो आगे कदम एनी जेम अपनी सामे आवे छे। अने ए असामान्य बात है 19મી सदीना संदर्भ में। तमे जुओ के पूना में पहली कन्या शाळा सावित्रीबाईए शरू करी।
અને કદાચ આખા દેશમાં આ રીતે સ્વતંત્ર શાળા મારફતે કન્યા કેળવણી એનો એ પહેલો પ્રયોગ હતો. હું ધારું છું કે એ 1848 આસપાસનું ઘર હતું. આખા દેશના ઇતિહાસમાં આ વર્ષ અને આખો દસકો બહુ નોંધપાત્ર છે. તમે જુઓ કે એ જ દસકામાં ત્યાં સુરતમાં માનવ ધર્મ સભા લઈને દુર્ગારામ મહેતાજી આવે છે. આપણે ત્યાં એ જ દસકામાં અમદાવાદમાં દલપતરામ અને ફાર્બસનું મિલન થાય છે. આ જ દસકામાં સુદૂર જર્મનીમાં ક્યાંક માર્ક્સ અને એંગલ્સ મળે છે. આ દસકો વિશ્વના ઇતિહાસમાં અનેક રીતે અલગ અલગ છેડેથી બહુ જ એક નોંધપાત્ર દસકો છે. અને ગુજરાતના સંદર્ભમાં તો એમ કહીએ કે દેશમાં રેનેસાના નકશા પર બંગાળ પછી તરત જ કોઈ મુકાયું હોય તો તે સુરત છે, ગુજરાત છે. અને સુરતની દુર્ગારામ અને નર્મદની અને એ પરંપરા, માનવ ધર્મ સભાની અને ડાળીઓની પરંપરા. પણ આ બધા નામોમાં અને સૌથી આગળ ઘણા વહેલા આ બધા કરતાં જે રાજા રામમોહન રાય થયા, એ બધાના માટે આદર સાથે છતાં મહારાષ્ટ્ર અને પૂનાની કામગીરીની રીતે જરા મોડેથી પણ સાવિત્રીબાઈ આખા દેશના નકશા પર આજે મૂકાઈ ગયા છે. એમણે જે રીતે આગ્રહપૂર્વક કન્યા શાળા શરૂ કરી, એમણે જે રીતે જ્યોતિબા અને એમણે મળી અને વિધવા પુનર્વિવાહની વાત કરી, અને વળી આગળ ગયા કે જે વિધવાઓ યૌન શોષણનો ભોગ બની તો એમણે આત્મહત્યા કે ભ્રૂણ હત્યાનો માર્ગ ન લેવો, પણ અમારે ત્યાં અમે એમને આશ્રય આપીશું અને બાલ જન્મની વ્યવસ્થા કરીશું. એ રીતનું એક પ્રગતિશીલ માનવતાવાદી વલણ એ જમાનામાં લીધું. જે સુધારાની ચળવળ હતી ને, એમાં આ એક નવી વસ્તુ હતી. નવી એટલા માટે હતી કે આપણે ત્યાં જેને આપણે સુધારો કહીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ ઇતિહાસમાં, એ મોટે ભાગે કથિત ઉપલી કોમો, ઉપલી વરણ એમાં આવતી પ્રક્રિયા છે, એમાંથી શરૂ થયેલી પ્રક્રિયા છે. પણ એથી વિપરીતપણે આ જે છે સાવિત્રીબાઈ અને જ્યોતિબાનો કિસ્સો, એ જેને કથિત નીચલી વચલી વરણ એની વચ્ચેના કામનો છે. અને એ રીતે સુધારાનો ઇતિહાસ જ્યોતિરાવ અને સાવિત્રીબાઈના પ્રવેશથી એક જુદો વળાંક લે છે. જે વળાંક રામમોહન રાય અને બીજાઓએ આપ્યો, એમાં એક આ ગુણાત્મક ઉમેરો અને મૂલ્યાત્મક પરિવર્તનનો એક. હવે તમે જુઓ કે જ્યોતિરાવે પાયાનો પ્રશ્ન ઊભો કર્યો કે આપણે ત્યાં સુધારો કેમ થતો નથી, પ્રગતિ કેમ થતી નથી, તો ઉપલા નીચલા વર્ણની જે વ્યવસ્થા છે એ મનુષ્યના વિકાસને, પ્રગતિને, એના અધિકારોને રૂંધે છે. એટલે જેમ રામમોહન રાય એ ફ્રેન્ચ ક્રાંતિને અંગે પ્રીતિભોજન ગોઠવે, એમ જ્યોતિબા છે તે ગુલામગીરી પર પુસ્તક લખે અને એવા પાયાના પ્રશ્નો ઊભા કરે અને એના અર્પણમાં લિંકનને યાદ કરે. તો એક વિશ્વ ફલક પર આ ફૂલે દંપતી એ આ રીતે વિચારતા આપણને માલુમ પડે છે. વિચારતા જ નહીં, વર્તતા માલુમ પડે છે. જ્યોતિબા વહેલા ગયા, સાવિત્રીબાઈ
એ પછી 7 વર્ષ જીવ્યા છે. એમનું સેવા કાર્ય અખંડ તપ્યું છે. એમની જે અંતિમ અવસ્થા છે એ પ્લેગનો ભોગ બનેલા બાળકોની સારવાર કરતાં એમણે વહોરેલ એક સેવા મૃત્યુ કે વીર મૃત્યુ એની સાર્થક સંપ્રાપ્તિનો છે. આ પહેલી કન્યાશાળા કાઢના તરીકે એમને જોઈએ તો આપણને એમ પણ કહેવાનું મન થાય કે આપણા દેશમાં જેને ફેમિનિઝમ કહીએ છીએ, એક નારીવાદ કહીએ છીએ, એના સૌથી શરૂઆતના એક પુરોધા અથવા એના ધ મધર ઓફ ઇન્ડિયન ફેમિનિઝમ, ભારતીય નારીવાદની એક માતૃમૂર્તિ એવી એક છાપ ઇતિહાસ દૃષ્ટિએ આપણા પર પડે છે. હમણાં દેશમાં જો એક મોટો પ્રવાહ છે સરકારી સ્તરેથી ઇતિહાસ બદલવાનો, ઇતિહાસ નવેસર વાંચવાનો, એને અંગે એક નવા પ્રકારના સિલેક્ટિવિઝમમાં જવાનો અને આઝાદીના પ્રથમ 75 વર્ષની પૃષ્ઠભૂમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામને વિશે એક નવી વાચનાનો, એની વચ્ચે વિચારવા જેવો મુદ્દો આ છે કે આપણે જેને રાષ્ટ્રીય ચળવળ અથવા રાષ્ટ્રવાદનો ઉદય કહીએ છીએ અને જે રાષ્ટ્રવાદની વ્યાખ્યા વિશે હાલના સરકારી અને રાજકીય અગ્રવર્ગને એક જુદા વિમર્શની રીતે વાંધો છે, એ રાષ્ટ્રવાદ પણ માત્ર આમના વાંધાસર જ નહીં, બીજી અનેક રીતે પુનર્વિચાર માગે. જેમ આમના વાંધા પુનર્વિચાર માગે છે એમ રાષ્ટ્રવાદ પણ ધીરે ધીરે આપણી વિકસતી આવતી સમજના ધોરણે પુનર્વિચાર અથવા નવી વ્યાખ્યા માગે છે. આ નવી વ્યાખ્યા શું છે? જો આપણે સાવિત્રીબાઈ અને જ્યોતિબાના સમયનું પૂના અને મહારાષ્ટ્ર જોઈએ, જેની આગળ પાછળ થોડા વર્ષના અંતરે કે ક્યાંક કેટલાક વર્ષો સાથે કેટલાક વર્ષો આગળ કે પાછળ ગોખલે આવ્યા હશે, ટિળક આવ્યા હશે, ચિપલુણકર અને આગરકર આવ્યા હશે, પણ એ બધાથી જ્યોતિબા અને સાવિત્રીબાઈ એ જુદા ક્યાં પડે છે? ટિળક અને ગોખલે દેશના વ્યાપક અર્થમાં પોતાનો સંચાર કરી રહ્યા હતા અને વ્યાપક વર્ગમાં હોવું તે જમાનામાં અનિવાર્યપણે એ ઉપલા વર્ગોની પેલી એક સભાનગર અભાન ભૂમિકા હતી. એની વચ્ચે વર્ગ, વર્ણ અને રાષ્ટ્ર એના સમીકરણથી હટી જઈ અને જેને નિમ્ન વર્ગ કહીએ છીએ એમાં કામ કરવું અને એ કામ કરતી વખતે રાષ્ટ્રની પરંપરા પ્રાપ્ત વ્યાખ્યા અથવા તો જે વિમર્શ અત્યારની સરકારવાળો ઉલટો શરૂ કરવા માગે છે તે એ બંને વિમર્શથી હટી અને કથિત નીચલી વર્ણને અને બાઈ માણસને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવવી, એ કામ ફૂલે દંપતીનું હતું જે આપણા ધ્યાનમાં આવવું જોઈએ. એટલે તમે જુઓ કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, સમર્થ રામદાસ તો એમના ગુરુ, પણ રામદાસે પણ કહ્યું કે શિવરાયા છે આઠવાવે પ્રતાપ. પણ જ્યોતિબાએ શિવાજીનો શું ઉલ્લેખ કર્યો? જ્યોતિબાએ કહ્યું કે શિવાજી છે ને એ તો અમારા શૂદ્રોના રાજા છે. તમે જુઓ કે શિવાજીના સરદારો, એમની સેનામાં એમણે જે ગઠન કર્યું તે એ બધા જે પાછળથી પેશવાઈના જમાનામાં જે બ્રાહ્મણવાદ આવ્યો એથી વિપરીતપણે સમાજના એટલા બધા ઉપલા નીચલા વર્ગોને
સાંકળતી પરંપરાગત એમાં છતાં સાંકળતી આ નવી રાજનીતિ એ શિવાજીએ દાખલ કરી. હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદીઓ એવું તો યાદ કરે કે શિવાજીએ એક સાહસિક પગલું ભરીને પોતાની પુત્રી એ મુસ્લિમ થયેલા અને પાછા ધર્મમાં પાછા ફરેલા એવા સરદારને પરણાવી અને એક સુધારક પગલું હતું એમ કહી શકે. પણ શિવાજીની સેનાનું સ્વરૂપ, એમના અનેક સરદારોની નાત જાતજાત ઓળખાણ એ પરંપરાગત ઉપલા વર્ણની બહારની હતી. અને એટલું જ નહીં, શિવાજીનું પોતાનું પણ ક્ષત્રિય હોવું એ એક પ્રકારે તપાસનો વિષય હતું. અને એમની ક્ષત્રિય કે સંદિગ્ધ ક્ષત્રિયતા એને રાજ્યાભિષેક વખતે આપણે ગુજરાતના ગગા ભટ્ટે કંઈ ક્યાંકથી કૂળ બેસાડીને ક્ષત્રિય સાબિત કરીને એ સંપન્ન કર્યું હતું એમ કહેવાય છે. તો મુદ્દો શું છે? શિવસેના અને બાળ ઠાકરેના જે શિવાજી અને જ્યોતિબા ફૂલે અને સાવિત્રીબાઈ ફૂલેના જે શિવાજી એ પણ એ રીતે જુદા છે. સમર્થ રામદાસે કહ્યું કે શિવરાય છે આઠવાવે પ્રતાપ, પણ એ શિવરાય તે કોણ? જ્યોતિબાએ કહ્યું કે અમારા શૂદ્રોના રાજા. હવે તે વખતે માત્ર શૂદ્ર એના પર ભાર મૂકવો અને એ ધોરણે સમાનતા માગવી એ જે વર્ણસત્તાક પિતૃસત્તાક એવું જે સમાજ માનસ હતું અને એને કારણે રાષ્ટ્રની જે એક સાંકડી વ્યાખ્યા હતી એ વ્યાખ્યાને લાગી જઈ અને રાષ્ટ્રના કે એવા કશામાં બંધાયા વગર મનુષ્ય માત્રની સમાનતા અને બંધુતાનો મુદ્દો એ ફૂલે દંપતીની એક મોટી ભેટ હતી. એમના સમયમાં એ ભારતવ્યાપી માન્યતા એને કદાચ ન મળી. 19મી સદીના બૌદ્ધિક કર્મશીલોમાં સૌથી આગળ પડતા જે લોકો ચૂંટેલા એવી યાદીમાં પણ 19મી સદીમાં કે 20મી સદીની શરૂઆતના ગાળામાં આ નામો તમને નહીં મળે. પણ જેમ જેમ આપણી સમજ વિકસતી ગઈ તેમ તેમ પ્રગતિશીલ માનવતાને ધોરણે આપણે ત્યાં ફૂલે દંપતીની એક વિશેષ સ્વીકૃતિ મહારાષ્ટ્રમાં અને પછી મહારાષ્ટ્રને લાગીને દેશભરમાં થઈ રહી છે. તમે જુઓ કે એ ફૂલે દંપતીના પ્રભાવમાં આવેલી કેવી વ્યક્તિઓ હતી સમકાલીન. અને એ સૌથી પહેલો સ્ત્રી પુરુષ તુલના અંગે અને આ ભેદ ખોટો છે એ મુદ્દા પર જે પહેલો બહુ જ સચોટ એવો એક થીસીસ, એક એવી સ્થાપના જે આવી સ્ત્રી પુરુષ તુલનાના મુદ્દે એ તારાબાઈ શિંદેની હતી. અને ફૂલે દંપતીએ સર્જેલા માહોલમાં તારાબાઈનો પ્રવેશ એ તારાબાઈની પોતાની પ્રતિભા તો ખરી જ, પણ એમનો પ્રવેશ એ શક્ય બન્યો. એટલે આ રીતે જ્યારે જોઈએ ત્યારે 19મી સદીના આપણા ઇતિહાસમાં જેને એક નારીની પ્રતિષ્ઠા અને નારીવાદ કહીએ એ જ ગાળામાં આપણે ત્યાં કદાચ મણિલાલ નવુભાઈ દ્વિવેદી બીજા પણ કામ કરતા છે. મણિલાલ નવુભાઈનો તો નારી પ્રતિષ્ઠા નિબંધ એ ખરું પૂછો તો એક જીર્ણમતની પ્રતિષ્ઠા જેવો નિબંધ છે. એની સામે ફૂલે દંપતીનું કામ અને તારાબાઈ શિંદેનો આ સ્ત્રી પુરુષ તુલનાનો નિબંધ થીસીસ એ એક ઘણી આગળ જતી અને નવી મોં ભાગતી વાત છે. એટલે ફેમિનિઝમ જે છે એને પહેલીવાર જે નવા સમયમાં આપણે ત્યાં આવ્યું એ અમેરિકાની કદાચ યુરોપની અમુક દેશ એ જે બ્રા બર્નિંગ મૂવમેન્ટ હતી અને સ્ત્રી એ ક્રય વસ્તુ નથી, ભોગ વસ્તુ નથી અને મારા શરીર પર મારો પોતાનો હક છે અને એ પ્રકારનો એક જે પ્રચંડ પ્રઘાત આવ્યો એ ખોટો નહોતો. એની પણ એક ભૂમિકા હતી. પણ
એક વ્યક્તિ તરીકે સ્ત્રીની સ્થાપના એ જો સિમોન ધ બ્યુઆર ઉત્તર એના સેકન્ડ સેક્સ પછી કે બીજી ચર્ચાઓમાં આપણે શોધતા હોઈએ તો સમજની રીતે અને ઇતિહાસની પ્રક્રિયાની રીતે આપણે પકડવાનો મુદ્દો એ છે કે સ્ત્રીનું વ્યક્તિત્વ એ વ્યાપક સમાજ માટેના એક વિશાળ આંદોલનની સાથે એની ઉર્મિઓ અને તરંગો સાથે લહેરાતું અને મજબૂત અર્પણ કરતું કેવી રીતે વિકસે છે એ રીતે છે. તો આપણે ત્યાં આ ફૂલે દંપતીની પરંપરા અથવા ગાંધી યુગમાં જે સ્ત્રીઓ બહાર આવી અને એમણે પિતૃસત્તાક સમાજમાં નહીં સમાતી રીતે પોતાનું વ્યક્તિત્વ વ્યાપક આંદોલનના સંદર્ભમાં પ્રગટ કર્યું, એ બધું જોવા, સમજવા અને તપાસવાનો વિષય છે. અને આપણે ત્યાં આપણી જે નારીવાદી ચળવળ એને એના પોતાના મૂળિયા મજબૂત રીતે ફંપોસવાનો એ છે. અને એ રીતે જો જોઈએ તો આપણા ત્યાં કન્યાકેળીનો આપણા દેશમાં સર્વપ્રથમ પ્રારંભ કરનાર તરીકે સાવિત્રીબાઈનું અર્પણ એ ભારતીય નારીવાદના એક પુરોધા તરીકેનું છે. અને સામાજિક સ્તરે ફૂલે દંપતીએ શરૂ કરેલી મુક્તિ ચળવળ એ થોડાક ઉપલા વર્ગ કે વર્ણમાં સીમિત નહીં એવી એક આમ જનતાલક્ષી પહેલ છે. અને ઇતિહાસ જેટલો નવેસર લખાશે અને મૂળમાંથી વિચારાશે એટલું આપણે આ બધી વસ્તુઓમાં એક પુનર્લેખન અને પુનર્વિચાર, અલબત્ત સહવિચારની ભૂમિકાએથી એ કરવાની જરૂર રહેશે. તો આપણે આપણા મૂળિયા ફંપોસી શકીએ અને આગળ જઈ શકીએ. એ દૃષ્ટિએ સાવિત્રીબાઈના અર્પણને એક પાયોનિયરિંગ અર્પણ, એક પુરોધા તરીકેના અર્પણને આપણે એક ઉસ્ફૂર્ત એવી સ્મૃતિવંદના કૃતજ્ઞતાપૂર્વક પાઠવીએ છીએ. મેં આખી વાત એક વ્યાપક ફલક પર જોવાની કોશિશ કરી છે. સાવિત્રીબાઈના જીવન વિશે થોડી વધારે વાતો જરૂર થઈ શકે. મને આશા છે કે મીનાક્ષીબેન એ વાત કરશે. આપણે ત્યાં છેલ્લા વર્ષોમાં સંજય શ્રીપાદ ભાવેએ પણ ફૂલે દંપતીના અર્પણ વિશે વિગતે લખ્યું છે. આ બધા મિત્રો આપણને આપણા ઇતિહાસને નવેસર સમજવામાં, જોવા, તપાસવામાં અને આપણને પણ સૌને સમાજ નવરત્નના સિપાહી તરીકે સંકોરવામાં જરૂર ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. અને આજે ફરી એકવાર સાવિત્રીબાઈની સ્મૃતિને 125મા વર્ષમાં પ્રવેશતા પહેલા દિવસે વંદન. ધન્યવાદ. नमस्कार. प्रकाश भाई ने बताया कि मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में विशेष बताऊंगी. ऐसे तो प्रकाश भाई ने पूरे बड़े पर्सपेक्टिव में हमारे देश का रेनेसां या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का नाम एक साथ में ही ले सकते हैं, ऐसा उनका दोनों का काम था. तो उनके बारे में बताया. मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, फिर भी मैं बताने की इसलिए कोशिश करना चाहती हूँ कि अभी 8 मार्च गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वर्किंग वीमेंस डे. वो आगे चलते चलते इंटरनेशनल वीमेंस डे हो गया है और उसका 110 साल हुआ. और हमारे सावित्रीबाई फुले का अभी ये 125वां साल, उनको हमसे विदा होने का ये 125वां साल शुरू हो रहा है. तो ये जो पूरे दुनिया में माहौल बना था महिलाओं के सवाल को लेके, जो फ्रांसीसी क्रांति ने उसका एक बैकग्राउंड तैयार किया था, जो कॉल था ऑल आर इक्वल, ऑल आर फ्री और सबके बीच में बंधुता की बात,
वो जो फ्रांसीसी क्रांति, जिसको हम बुर्जुआ पूंजीवादी क्रांति की बात कहते हैं, उसने एक बड़ा कॉल दिया था पूरे दुनिया को। और ये पूंजीवादी क्रांति का बहुत बड़ा भूमिका भी है महिलाओं के बारे में सोचना शुरू करना, लोगों में उसको लेके एक सेंसिटिविटी खड़ा करना, और सेंसिटिविटी के साथ एक लॉजिक भी खड़ा करना कि भाई ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है, ये असमानता जो है उनके साथ, ये सेकेंडरी सिटीजन का जो बर्ताव हो रहा है वो क्यों है। ये सवाल हमारे देश में भक्ति मूवमेंट ने नीचे तबके वाले लोगों के लिए भी यही सवाल उठाया था कि भगवान अगर एक ही है तो उसके बंदे जो है उनके बीच बराबरी क्यों नहीं है। तो ये पूंजीवादी क्रांति जब आई और उसने जो पूरा कॉल दिया, पूरा ऐलान किया, उसके कारण दुनिया भर में महिलाओं के सवाल को लेके एक नई तरह का जुवार आया। हमारे देश में भी महिलाओं के सवाल को लेके राजा राम मोहन राय ने, वो फ्रांसीसी क्रांति का समय में उन्होंने जो काम किया समाज सुधार का, वो सबसे पहले हमारे अगुवाई किया उन्होंने। वो महिला नहीं होने के बावजूद भी महिलाओं के सवाल को लेके उन्होंने जैसे शुरू किया पूरे देश में आवाज़ उठाना और सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाने का जो जद्दोजहद किया, इसलिए हम सब राजा राम मोहन राय को सलाम करते हैं। उसके बाद आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने कन्या शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों की बात बड़े जोर शोर से बताई। ये दोनों महापुरुषों ने जो काम किया महिलाओं के सवाल को लेके, उसका गूंज पूरे देश में उठा। तो जो हमारा रेनेसा का समय जो मूवमेंट या सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट एक बंगाल से शुरू हुआ, और दूसरा ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसमें भी बहुत जोर शोर से उठा। पर ये जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो आवाज़ उठाया, वो उससे एक और कदम आगे ले गए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, रेनेसा मूवमेंट जो राजा राम मोहन राय ने, विद्यासागर जी ने शुरू किया, दोनों बहुत बड़ा उनकी भूमिका, पर उनका सोशल रिफॉर्म का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो समाज के उपले वर्ग के तबके तक सीमित हो गया। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते थे, पर उपले तबके की महिलाओं के लिए ही बात बड़ी जोर शोर से डोमिनेट किया। तो निचले तबके के लोग जो समाज में थे, उनके बारे में बात पहली बार अगर इतना जोर शोर से किसी ने किया हो तो ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया है। ऐसे तो गुजरात में भी, सूरत में भी दुर्गाराम मेहता, हमारे वीर कवि नर्मद और उनके साथी करसनदास मूलजी और उनके और दूसरे साथी महिपतराम नीलकंठ और बहुत लोगों ने महिलाओं के सवाल को लेके बहुत बड़ी जद्दोजहद किया। पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो भूमिका है वो बहुत ही अहम इसलिए है कि आज जो हम हमारे आज़ादी के बाद जो चर्चा करते हैं हमारे समाज के पिछड़े लोगों के बारे में, उनके उन्नति के लिए, वो चर्चा पहले नहीं थी। उनको मनुष्य में ही गिना नहीं जाता था। जैसे हमारे नर्मद भी वो समय पे बोलते हैं कि महिला को हम मनुष्य कब गिनेंगे मनुष्य में। यही बात सब महिलाओं के लिए थी। पर जो थोड़ा भी आगे चला समाज, उसके बाद जो निचले तबके के महिलाएं, निचले तबके के लोग, उनके बारे में कोई सोच समझ रखता ही नहीं था। और महिलाओं के क्या हाल था आप जानते हैं। वो ही मनु का जो है धोरण कि महिला छोटी होती है, पुत्री होती है तो पिता के अनुशासन में रहना होता है, जब शादी होती है तो पति के अनुशासन में, जब वृद्ध होती है तो पति नहीं रहने से बेटे के अनुशासन में। मतलब ये जो महिलाओं की भूमिका के बारे में हमारे वहाँ बहुत पहले से ही धर्म ग्रंथों के आधार पे और परंपरा के आधार पे महिलाओं को कभी प्रथम दर्जे का नागरिक सोचा नहीं गया, माना नहीं गया। उसमें लड़कियों को पढ़ना, लड़कियां ये दुनियावी शिक्षा,
वो शिक्षा मतलब ये दुनियावी शिक्षा, उसमें इतिहास होगा, उसमें ये पूरे दुनिया की कैसे भूगोल होगी, दुनिया का कैसे बदलाव दुनिया में आएगा उसके बारे में सोचोगा। सिर्फ भावना और उससे नहीं सोचना है, तर्क से भी सोचना है। ऐसी शिक्षा आते आते हमारे देश में बहुत समय लगा। वो शिक्षा लाने की जो भूमिका सावित्रीबाई फुले और उनके साथी फातिमाबाई शेख ने जो किया, वो आज भी हम उनको सलाम करते हैं। वो ऐसा उनका मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था, और लड़कियों को कोई भेजना भी नहीं चाहता था। अगर भेजे तो वो जो महिला पढ़ाने जाते थे, सावित्रीबाई पढ़ाने जाते थे, तो लोग उन पे गोबर डालते थे, वो गंदा चीज़ डालते थे, उनका पूरे कपड़े खराब कर देते थे। गाली देना वो तो था ही, पर उनके पूरे कपड़े इतने गंदे कर देते थे कि वो स्कूल में बच्चियों को ठीक से पढ़ा ही ना पाए। तो वो पहले तो बहुत ही दुखी हो जाते थे, निराश हो जाते थे। तब ज्योतिबा फुले बताते थे उनके जीवन साथी कि ये तो होना ही है हमारे साथ, इससे क्यों डरना है, आप इतना क्यों घबरा जा रही हो, आप इतना क्यों निराश हो रही हो, ये तो होना ही है। आप ऐसा कीजिए, 2 साड़ी लेके जाइए साथ में कि कपड़े बदल के फिर बच्चियों को पढ़ाइए। तो बच्चियों की स्कूल ऐसे बम्बई में शुरू हो चुका था, वहाँ तक कि जो हमारे जो इंग्लिश महिला मैरी करके जो थे, उन्होंने बम्बई में स्कूल शुरू कर दिया था, पर वो पूना में नहीं शुरू कर पाए थे। पूना, आपको सबको याद होगा या पता होगा कि पेशवाई जो था उसका जो पावर का सेंटर वो पूना था। वहाँ इतना परंपरावादी ब्राह्मणवादी सत्ता का ये संस्कार थे लोगों के मन में कि बच्चियों को स्कूल जाने का सोच भी नहीं सकते। और सावित्रीबाई फुले अगर बच्चियों को पढ़ाए तो उनको परेशान करने में कोई उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा था। पहले उन्होंने स्कूल शुरू किया, जो लेडी मैरी जो आके किए बम्बई में उन्होंने किया, उन्होंने पूना में कोशिश भी किया, मिशनरी लोगों ने भी कोशिश किया, फिर स्कूल बंद कर देना पड़ा क्योंकि लोग इतना प्रतिरोध कर रहे थे कि वो स्कूल चल नहीं पा रही थी। पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले डट के रहे, उन्होंने स्कूल एक शुरू किया, वो बंद हुआ पर उन्होंने छोड़ा नहीं अपना काम, दूसरी जगह पे फिर उन्होंने स्कूल शुरू किया। और उनकी स्कूल में जो 1 जनवरी 1848 में स्कूल शुरू हुआ, उसमें कौन कौन लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आई, मैं आपको नाम बताऊं, आपको पता चलेगा कि वो समय का कैसा सामाजिक माहौल था। उसमें अन्नपूर्णा जोशी करके 5 साल की लड़की थी, फिर सुमति मोकाशी करके 4 साल की बच्ची थी, दुर्गा देशमुख वो 6 साल की बच्ची थी, माधवी थत्ते 6 साल की बच्ची थी, सोनू पवार वो 4 साल की बच्ची थी, और जानी कर्डिले करके बच्ची जो 6 गर्ल चाइल्ड उसका 5 साल का ये था। तो ये पहले स्कूल जब शुरू हुआ तो इतने स्टूडेंट्स थे। तो आज तो सुन के हमें बहुत ये लगेगा कि ओहो उसमें कौन सा बड़ी बात है, हमारे स्कूल में अभी तो कितनी सारी बच्चियां हैं, एक क्लास में 100 से कई गुना ज़्यादा हजारों लड़कियां आज पढ़ रही है। पर आज पढ़ रही है, पढ़ पा रही है क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया था, इसलिए आज जितने भी बच्चियां पढ़ने के लिए जा पा रही है उसमें उनकी जो अहम भूमिका थी उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम बहुत सारे इंटरनेशनल वीमेंस डे पे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे दिन मनाते हैं, पर सावित्रीबाई फुले का दिन हम नहीं मनाते। जो 3 जनवरी उनका जन्म का दिन है उसको मनाना चाहिए, उनके बारे में बात करना और आज भी उनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि ये जो था समाज के निचले तबके के लोगों के लिए उन्होंने काम शुरू किया। और विधवा विवाह की जो मैंने बात की, विधवा पुनर्विवाह की, वो तो धर्म के आधार पे उसको एकदम मना कर दिया गया था। और विधवा महिलाओं का इतना शारीरिक शोषण होता था, उनके लिए जीना इतना मुश्किल हो रहा था, फिर भी विधवाओं का पुनर्विवाह हो उसके लिए कोई मानने को कोई उसके लिए राजी नहीं थे। तो सावित्रीबाई फुले तो बहुत बेचैन हो गए। उनको बताया गया कि हमारे वो थत्ते करके शिक्षक थे, वो पढ़ाने आते थे बच्चियों को, फिर उनका भी बहुत विरोध हुआ, उनको भी लोग बहुत मारते करते थे, तो वो पढ़ाना आना उनका कम हुआ। फिर एक दिन उन्होंने बताया सावित्रीबाई को कि एक ऐसे महिला मेरे दोस्त है, उनकी बहन है, उनके साथ ऐसा हुआ है, आप मिलने चलिए। तो सावित्रीबाई तो सुन के मिल के बहुत ही
परेशान हो गए कि ऐसे हाल है महिलाओं के। तो उन्होंने घर में आके बताया कि हम ज्योतिबा फुले को बताया कि हम हमारे घर वो महिला को ले आएंगे, और वो ब्राह्मण महिला थी। तो ज्योतिबा फुले बोले कि हमें इतना पत्थर दे मारते हैं, इतना गालियाँ हो रही है हमारे खिलाफ, तो और हमें दुष्कर हो जाएगा रहना। तो सावित्रीबाई फुले ने बताया जो भी हो, मैं तो ये महिला को प्रॉमिस दे के आई हूँ, मैंने उनको गारंटी दिया है कि मैं आपको संभालूंगी और आपको पूरी सहायता करूंगी। तो हमें हमारे घर ले आना है उनको, और बच्चे का जन्म में भी उनको सहायता देना है, और हमारे घर में ही उनको रहने के लिए इंतजाम करना है। ज्योतिबा फुले ने वास्तविकता वो जानते थे, फिर भी वो दोनों का हृदय इतना मानवतावादी, इतना कोमल था, इतना करुणा से भरे हुए थे दोनों के दिल। उन्होंने बोला जो भी समाज बोले, जो भी हो, हम लाएंगे। तो वो काशीबाई करके जो महिला थे उनको लाए, उनका बेटा भी हुआ, उनको बड़ा करने में भी सहायता किया। वहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपना बच्चा नहीं था, तो काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनको मतलब बोलते थे कि क्या है वो है करके। तो सावित्रीबाई फुले भी थोड़ा ज्योतिबा फुले को बोल रहे थे कि आप दूसरी शादी करो। अरे ज्योतिबा फुले की अगर ऐसा होता, अगर मेरी पत्नी को मैं दूसरी शादी के लिए बोल सकता हूँ, मेरे में वो हिम्मत है, तो क्यों आप ऐसा मुझे बोल रहे हो। स्त्री पुरुष समानता की बात, मतलब स्त्री पुरुष समानता, हमें कोई बच्चा नहीं होने से कोई मुश्किल नहीं है। और एक काशीबाई जो महिला जिनको अपने घर में रख के उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, वो यशवंत बच्चा फिर उन्होंने दत्तक भी लिया, जो आगे बढ़ के डॉक्टर यशवंत फुले हुए, और उनकी हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत ही मानवतावादी सेवा भी की। जो हॉस्पिटल में ही काम करते करते, प्लेग का समय था, आप सब लोगों को याद होगा वो समय, पूना में बहुत बड़े पैमाने में प्लेग आया था, और उसको प्लेग पीड़ितों को सेवा करते करते सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन का बलिदान भी दिया। तो सावित्रीबाई फुले को हम क्यों याद करते, साथ में फातिमा बेन शेख को भी, वो परिवार दोनों एक साथ दोस्ती का उनका ये था, दोनों परिवार का पुराना संबंध था, और दोनों परिवारों ने उस्मान बाई शेख और फातिमा बेन शेख और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में निचले तबके के लोगों के लिए जो काम किया, वो इतिहास में कोई जगह पे, कोई राज्य में हम नहीं बोल सकते कि ऐसा काम हुआ है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। हमारे यहाँ गुजरात में, सूरत में दुर्गाराम मेहता ने मानव धर्म सभा बनाई थी 1844 में, और ज्योतिबा फुले ने 1856 में ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और उन्होंने बोला हर कोई ज्ञाति के, हर कोई जाति के, हर कोई धर्म के लोग इसमें जुड़िए, हमें सत्य को खोजना है। तो ये जो परंपरा वो समय पे आई, पूरे दुनिया से रेनेसां मूवमेंट का प्रभाव लेते हुए हर कोई राज्य में, बंगाल में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव हुआ, और फिर यहाँ बम्बई और सूरत में जो प्रभाव हुआ, उसका प्रभाव पूरे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो आज जो बदलाव दिख रहा है हमारे समाज में, हमारे महिलाओं के जीवन में, उसका पूरा श्रेय ये सावित्रीबाई फुले और फातिमा बेन का जो लड़ाई था बच्चियों को शिक्षा देना, तो वो बच्चियों को शिक्षा देने की उन्होंने जो संघर्ष किया, समाज से जो गालियाँ सुनी, समाज से जो पूरा कूड़ेदान जैसा उन पे बरसाया गया कूड़ा, वो भी झेला हंसते मुंह पे, और उन्होंने कभी उसकी शिकायत भी नहीं की कि ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। वो एकदम खुशी खुशी उसको ठीक से लेने का पूरा मकसद बनाए थे, इसलिए उन्होंने हंसते मुंह पे ये सब दिक्कतें भी झेली, और इतना बड़ा काम हुआ कि आने वाली जनरेशन में तुरंत ही आप देखिए महाराष्ट्र में और हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहाँ तक आप देखिए वही समय जो है सावित्रीबाई फुले पूना में और बम्बई में, उसका प्रभाव जो है मैडम भिखाई जी कामा, जिन्होंने हमारा सबसे पहला तिरंगा फरकाया दुनिया के इसमें दुनिया के आकाश के नीचे, तो वो मैडम भिखाई जी कामा का बर्थ है 1861। तो देखिए कैसा उनका काम का प्रभाव है, और वो कैसे महिलाएं उनसे
प्रेरणा ले रही है। तो कैसा बदल गया पूरा समाज में, कितना बड़ा बदलाव आया, ताकि भारतीय स्वातंत्र संग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया। सिर्फ हिस्सा लिया इतना नहीं, नेतृत्व दिया। तो ये जो महिलाओं का आज हम देख रहे हैं, और फिर भी काफ़ी काम तो बाकी है, क्योंकि ये जो पुरानी बात थी, हमारे तुलसीदास जी जो बोलते थे ढोल गवार शूद्र नारी सब ताड़न की अधिकारी, अभी भी वो बात घर से गया नहीं है। अभी भी मनु का जो बात है हमारे घरों में सुनाई जाता है। वो धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे, जिस राजा राम मोहन राय ने उसका इनकार किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इनकार किया था, यहाँ नर्मद ने भी इनकार किया था कि ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई शास्त्र हमें नहीं चाहिए जो महिलाओं को बंदी बनाए, महिलाओं के साथ शोषण करे और महिलाओं के अन्याय को सही ठहराए। ये सब ऐलान हो चुका था देश में। फिर भी आज भी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन का 110वां साल के समय पे भी हमारे देश में अभी भी महिला अत्याचार, महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ अन्याय की जो चीख पूरे देश में सुनाई जाती है, तो लगता है कि कितने सारे सावित्रीबाई फुले हमें चाहिए। हमें बहुत सारे सावित्रीबाई फुले चाहिए जो खड़े होके बोले कि नहीं ये सत्य है, उसके लिए हम मरेंगे, कितना भी दिक्कतें झेलेंगे। आज तो ऐसा है कि कोई सत्य बोलने के लिए हमारी आज़ाद सरकारें जो है वो भी कैसा बर्ताव कर रही है। देखिए किसान आंदोलन में महिलाओं ने कैसा 8 मार्च को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने अगुवाई किया वो आंदोलन का। ऐसे बहुत सारे आंदोलन आए देश में जिसमें महिलाओं ने अगुवाई भी की, पर अभी भी महिलाओं के साथ जो बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, ये पितृसत्ताक व्यवस्था अभी भी महिलाओं को द्वितीय कक्षा के नागरिक के रूप में एक सोच रही है, उसके खिलाफ। और ये जो बाजार का पूरा अर्थव्यवस्था हमारे सर पे हावी हो गया है, जो महिलाओं को सिर्फ शरीर के रूप में देख रहे, ये दोनों के खिलाफ हमें जंग छेड़ना है। सावित्रीबाई फुले को हम इसलिए आज फिर से याद कर रहे हैं कि इतने साल की लड़ाई और संघर्ष के बावजूद भी महिलाओं की पूरी मुक्ति, जो सावित्रीबाई फुले का भी सपना था, जो ज्योतिबा फुले का भी सपना था, वो समय के सब सोशल रिफॉर्मर जो हमारे देश के थे वो पूरी महिला मुक्ति चाहते थे, उनमें कोई शक नहीं है, उनके दिल में कोई दुविधा नहीं थी उसको लेके। और उन्होंने हर बार हर धर्म ग्रंथ, हर शास्त्र, वो समय जितना भी तर्क अवेलेबल था वो सब तर्क को लेके उन्होंने बात को प्रस्तावित किया था कि महिलाओं के साथ गैर बराबरी ठीक नहीं है। फिर भी आज लड़ाई आधी है। तो हमें बहुत सारी सावित्रीबाई फुले, बहुत सारे फातिमा बेन शेख और ऐसे बहुत सारे मैडम भिखाई जी कामा और ऐसे बहुत सारे महिलाएं चाहिए कि जो आज फिर से नया सत्य जो है समाज का, स्त्री पुरुष का बराबरी का हिस्सा, स्त्री पुरुष का साथ बराबरी का व्यवहार और कोई किसी का शोषण, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये अभी भी हमारे देश में एक जातिवादी, ज्ञातिवादी, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे जो भी शोषण अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होके नए सत्य का ऐलान कर पाए। इसीलिए सावित्रीबाई फुले को आज हम फिर से याद कर रहे, उनको सलाम दे रहे और उनको तभी हम ठीक से श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम खुद को ये संघर्ष में बहुत सक्रिय रूप से शामिल करेंगे, तभी तो उनको ठीक से श्रद्धांजलि दिया ऐसा हो पाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का कि मुझे आज सावित्रीबाई फुले के 125वां स्मृति दिन के अवसर पे ये छोटा सा हमारे देश के समाज सुधार मूवमेंट में उनका जो भूमिका था उसके बारे में छोटी सी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।